हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पॉलिटी की आपकी अपनी कक्षा में। इसमें हम भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा आज का विषय है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले हमने 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा था। तो जब 1858 ईस्वी में भारत की सत्ता क्राउन के हाथों में आई तो उन्हें लगा कि भारत पर अगर शासन करना है तो भारतीयों को इसमें शामिल करना आवश्यक है। और उन्होंने 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम द्वारा दो तरह के प्रयास किए, जो प्रमुख प्रयास थे। पहला, शासन में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास, और दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो पहले हम समझते हैं कि शासन में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किस तरह से किया गया। तो शासन में शामिल करने का सबसे सामान्य तरीका होता है कि संबंधित व्यक्ति को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। तो वही चीज अंग्रेजों ने भी की। उन्होंने भी भारतीयों को कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा शामिल किया। लेकिन आप लोग को पता है कि विधि निर्माण का अधिकार वायसराय की परिषद के पास था, जिसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनके भी विधि निर्माण शक्ति के अधिकार को लेकर और भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। तो वर्तमान में भी वायसराय के परिषद के पास विधि निर्माण का अधिकार था। तो वायसराय के परिषद में सदस्यों की संख्या 6 थी और भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना है, तो स्पष्ट बात है कि वायसराय के परिषद का विस्तार करना होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, वायसराय के परिषद को में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। और भारतीयों को इसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में वायसराय के द्वारा शामिल किया जा सकता था। तो इस प्रकार भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया गया। दूसरा प्रमुख उद्देश्य जो 1861 के भारत परिषद शासन अधिनियम का था, वह था विकेंद्रीकरण का प्रयास। आपको पता है कि इससे पहले जितने भी जो है एक्ट आए, उसमें गवर्नर जनरल की शक्ति को या वायसराय की शक्ति को या गवर्नर की शक्ति को, बंगाल के गवर्नर की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया। मतलब शक्ति एक व्यक्ति के पास अधिक होती थी, यानी उसे केंद्रीकृत किया गया। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ को समझिए। केंद्रीकरण का अर्थ होता है जब शक्ति एक व्यक्ति या किसी एक सत्ता के पास सीमित हो या अत्यधिक हो, तो उसे शक्ति का केंद्रीकरण कहते हैं। जबकि विकेंद्रीकरण कहते हैं शक्ति का विभिन्न स्तरों पे या विभिन्न व्यक्तियों के पास या विभिन्न संस्थाओं के पास बंटवारा हुआ हो, तो उसे
शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास के जो प्रांत थे उनके गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियां लौटा दी गई, यानी अब वे भी अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए कानून बना सकते थे। साथ ही साथ इसके कारण को समझ लीजिए कि ऐसा क्यों करना पड़ा। तो इसका प्रमुख कारण यह था कि चूंकि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके ऊपर अत्यधिक कार्य का भार पड़ गया था, जिसके कारण सही रूप से प्रशासनिक संचालन नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नर जनरल उसके परिषद के बोझ को कम करने के लिए पुनः शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट कि पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट पोर्टफोलियो प्रणाली। देखिए इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। पहला, भारतीयों को शासन में शामिल करने का प्रयास। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तीसरा, पोर्टफोलियो प्रणाली, और उसका मैंने डिटेल्स आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया है। तो तीसरा, पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? सबसे पहले पोर्टफोलियो का अर्थ समझिए। पोर्टफोलियो का अर्थ होता है, पोर्टफोलियो एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है विभाग। विभाग प्रणाली। वर्तमान दौर में भी आप देखते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली ही है हमारे देश में भी, क्योंकि यहाँ पे भी वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। इसी तरह विभागों का बंटवारा किया हुआ रहता है और वे अपने अपने विभाग के प्रधान होते हैं। उसी प्रकार 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरुआत की गई। 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरुआत की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया गया। यानी 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी, लेकिन उसे क्या हुई, उस प्रणाली को जो है अब जाके इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मान्यता मिली। अगला पॉइंट, इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसे आप संयुक्त प्रांत भी उस समय कहा जाता था, और वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश समझिए। तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। तो बंगाल में इसके अधीन 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 ईस्वी में विधान परिषद का गठन हुआ। तो इस प्रकार बस इन 4 पॉइंट्स द्वारा हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम को आसानी से समझ सकते हैं। पहला, भारतीय लोगों को शासन प्रणाली में जोड़ने का प्रयास किया गया। मैंने आपको बताया शासन प्रणाली में जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। लेकिन विधि कौन बनाता था? तो विधि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी वो बनाती थी। अब परिषद में तो आपको पता है कि 6 सदस्य थे, तो अगर भारतीयों को शामिल करना है तो परिषद का विस्तार करना होगा, तो परिषद को 6 से बढ़ा के 12 कर दिया गया और इसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया जाने लगा। किसके द्वारा? वाइसराय के द्वारा शामिल किया जाता था। तो इस प्रकार भारतीयों को शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा, सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रथम प्रयास था। यह विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? सत्ता एक ही व्यक्ति में केंद्रित ना हो, वो अलग अलग व्यक्तियों के पास बटा हुआ होना चाहिए, तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या किया गया, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को पुनः उसकी विधायी शक्तियां लौटा दी गई। उसके बाद
पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ है कि विभाग बांट दिए गए और प्रत्येक विभाग का जो प्रमुख होता था वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता था और परिषद की ओर से उसका निर्णय सर्वमान्य होता था। अब पोर्टफोलियो प्रणाली के बाद इसी एक्ट के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ, जिसका ईस्वी मैंने लिख दिया। पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में भी समझा दिया। तो इस प्रकार 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ 4 विषय हैं। आप थोड़े से ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।